नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। और आज बात बॉलीवुड की। अमूमन फ्राइडे के दिन फिल्में रिलीज होती हैं और ऐसा भी होता है कि इस दिन तक पता चल जाता है कि कौन सी फिल्में कैसा कारोबार कर रही हैं। इस दिन तक आते आते बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आने लगती हैं कि कौन सी फिल्म चल रही है और कौन सी फिल्म नहीं चल रही है। पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड पर एक तरीके से अंधकार छाया हुआ है। दक्षिण भारत की फिल्में यहाँ पर अच्छा व्यापार कर रही हैं, लेकिन बॉलीवुड के जो सुपरस्टार हैं वो बराबर एक के बाद एक पिट रहे हैं। तो क्या उसके पीछे वजह है, फीका क्यों पड़ रहा है बॉलीवुड? इसी को लेकर है आज हमारा सवाल इंडिया का कि क्यों पिट रही हैं बॉलीवुड फिल्में, और दूसरा ये भी कि क्या ये जो फिल्में हैं ये बासी कहानी परोस रही हैं, या फिर ये कि इन कहानियों के जो फार्मूले हैं वो अब घिस पिट चुके हैं, और ये भी कि क्या कहानियों में ही कोई समस्या है जिसके चलते लुभा नहीं पा रही हैं ये फिल्म है। तो इसी पर है आज का हमारा सवाल इंडिया का। जो हाल ही की फिल्म है जो अभी रिलीज हुई है वो है लाल सिंह चड्ढा, जिसने पहले दिन 12 करोड़ रुपए कमाए हैं। लेकिन ये आमिर खान की फिल्म है, सुपरस्टार रहे हैं आमिर खान, और उनकी फिल्मों से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो बम्पर ओपनिंग करेंगी, खास करके तब जब इतनी सारी छुट्टियां एक के बाद एक हों। रक्षाबंधन हो, 15 अगस्त की छुट्टी हो, और उसके बाद पारसी न्यू ईयर की छुट्टी हो, और उसके बाद जन्माष्टमी की भी छुट्टी हो। तो ऐसी छुट्टियों के वक्त में ऐसी फिल्में अक्सर अच्छा करती हैं। लेकिन क्या हुआ कि लाल सिंह चड्ढा की ओपनिंग बड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है। ऐसा ही कुछ हाल रक्षाबंधन फिल्म का भी है। फिल्म अक्षय कुमार की है और उनके साथ शायद इस समय किस्मत साथ नहीं दे रही है। उनकी एक के बाद एक ये दूसरी तीसरी फिल्म है जो ऐसी पिटी है। फिल्म रक्षाबंधन ने पहले दिन 8 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए। ये वो स्टार्स हैं जिनके ऊपर 100 200 करोड़ रुपए कमाने का दायित्व होता है या इनसे उम्मीद होती है। तो ये है। लेकिन अगर दक्षिण की फिल्मों के ऊपर नजर डालें तो आप देखिए कि KGF ने अलग अलग संस्करणों में कुल 1235 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए, जो कि अभी हाल ही में बॉलीवुड फिल्म ने ऐसा कोई कारोबार नहीं किया है। हिंदी वाली KGF ने भी 434 करोड़ रुपए कमा लिए। RRR ने कुल 1151 करोड़ रुपए से ऊपर कमाए हैं। ये दक्षिण भारत की फिल्में हैं, जबकि हिंदी वाले RRR ने 276 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो कि अच्छी कमाई मानी जा रही है। तमिल फिल्म विक्रम ने 445 करोड़ रुपए की कमाई की। पुष्पा ने सभी भाषाओं में 280 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। तो यही है आज का हमारा सवाल। पिट रही है बॉलीवुड फिल्में, खराब कहानी या बासी कहानी, या फिर हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, फौजिया अर्शी हैं, फिल्म निर्देशक हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि फिल्मों की कहानियां बासी पड़ गई हैं क्या। अजय ब्रह्मात्म हैं, फिल्म समीक्षक हैं। अजय जी को आप बहुत सालों से देख रहे हैं, वो लिख रहे हैं लगातार इस मसले पर। हमारे साथ गिरीश वानखेड़े जी हैं, फिल्म समीक्षक हैं, और अमित राय हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। इनकी फिल्में ओ माय गॉड जैसी आपने देखी हैं। सबसे पहले फौजिया जी आपसे सवाल कि बासी कहानी मसला है, या फिर ये जो स्टार्स हैं ये अब चल चुके हैं, इनका जादू खत्म हो चुका है और अब नए सितारों की तलाश है? बहुत ही अच्छा सवाल है आप शुरुआत के शो की। दो तीन चीजें हैं समझने की पूरे बॉलीवुड को, जो कि बॉलीवुड कई अरसे से नहीं समझ रहा है। कि हमारे यहाँ पहले प्रोजेक्ट्स नहीं बना करते थे, फिल्में बनती थी। आजकल हमारे यहाँ, मैं खास तौर से हिंदी सिनेमा की बात कर रही हूँ, बॉलीवुड की बात कर रही हूँ, कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, फिल्में नहीं बनती। प्रोजेक्ट का मतलब ये हुआ कि स्टार कास्ट कौन है, डायरेक्टर कौन है, कहानी बहुत, ये कहा जाता है कि कंटेंट इज द किंग। ये सरासर झूठ बात है। फिलहाल हमारे यहाँ जो माहौल है उसका, कंटेंट इज नॉट द किंग इन द आईज। और सारे जो सुपर स्टार्स हैं जिनके अभी आप नाम ले रहे थे, और आपने कहा कि ये इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये लोग सिर्फ एक्टर नहीं है, दे आर सुपर स्टार्स। इनकी फिल्में क्यों नहीं चल रही? तो उसकी वजह ये है कि उनको भी ये समझना पड़ेगा कि दे आर नॉट द किंग्स, एक्चुअली कंटेंट इज द किंग। ये लोग भूल गए इस बात को। और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है कि नहीं हम हैं इसलिए फिल्म चलेगी, ये सरासर गलत है। और अपने आसपास जो इन एक्टर्स ने ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर ली हैं कि एक आम इंसान तक, आम इंसान का मतलब एक क्रिएटिव आदमी जो कि जिसके पास अच्छी कहानी है, जिसके पास एक और एक कॉर्पोरेट तरीका माहौल है। बिल्कुल अजय, बिल्कुल कॉर्पोरेट तरीका जिसमें मैनेजमेंट होता है, जिसमें
और कोई आदमी जो एमबीए पास करके आया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एमबीए वाले कहानी नहीं समझ सकते, लेकिन ये कि उनका रुझान कहानी की तरफ कम होगा, उनका रुझान कमाई की तरफ ज्यादा होगा। अजय जी, आप बहुत लंबे अरसे से फिल्म की दुनिया को बहुत तरीके से देख रहे हैं, क्या आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या ये जो पूरा दौर है ये एक कोविड के बाद का दौर है, जिसमें हो सकता है कि हिंदी जो प्रदेश है, हिंदी पट्टी है, उसमें लोग अभी भी सिनेमा हॉल ना आ रहे हों, या फिर दक्षिण भारत के लोग वो परोस रहे हैं जो हमारे लिए नया है हिंदी भाषी पट्टी के लिए? देखिए, दोनों बातें हैं और इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं। एक तो सबसे पहले हमें मार्क करना चाहिए कि हिंदी की फिल्में कितने बड़े इलाके में रिलीज हो रही हैं, और इन बड़े इलाकों में हिंदी प्रदेशों को तो काउंट करना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि हिंदी प्रदेशों में सिनेमा घर ही नहीं है। बिहार में सिनेमा घर कम हो गए हैं, यूपी में कम हो गए हैं, राजस्थान में कम हो गए हैं। तो ये सिनेमा यहाँ चलता नहीं है, चलता है सिर्फ शहरों में, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में। और यहाँ के दर्शक हिंदी सिनेमा से निश्चित रूप से ऊब चुके हैं इन स्टारों को देखते देखते। जैसा कि आपने सही कहा कि वे नए चेहरे चाहते हैं, नए चेहरे, जैसे कि कार्तिक आर्यन आया अभी, उसकी फिल्म ने बहुत अच्छा कारोबार किया है। और रही बात की साउथ की फिल्में चल रही हैं, हिंदी फिल्में नहीं चल रही हैं, मैं इससे थोड़ा असहमत हूँ, इसलिए कि साउथ की जिन 4 फिल्मों का नाम लिया आपने, 4 के अलावा भी 400 फिल्में बनी होंगी वहां पे, बाकी 396 फिल्मों का नाम कोई नहीं जानता। उसी प्रकार हिंदी में भी इस साल 3 फिल्में चल चुकी हैं। लेकिन अजय जी, माफ करिए मैं आपको टोक रहा हूं, लेकिन वहां यहां पर भी तो बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, और दूसरे ये कि वहां के जो सुपरस्टार्स हैं उनके कंधों पर जो कमाई का बोझ है, वो अपनी कमाई का बोझ उतार पा रहे हैं, यहाँ के वाले कमाई का बोझ नहीं उतार पा रहे हैं। अक्षय कुमार की ये एक के बाद एक दूसरी तीसरी फिल्में, अगर मुझे ठीक भी कर सकते हैं अमित, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अमित, आप तो फिल्म में बड़े स्टार्स के साथ आपने फिल्म भी की है, और लोग डरते हैं वैसे अजय जी ऐसे शोज में आने से, क्योंकि ये बड़े स्टार्स को बुरा न लग जाए, ये डर बहुत सारे डायरेक्टर्स में होता है और फिल्म वालों में भी होता है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं अमित कि ये जो मसला है कि क्या आमिर खान जैसे लोग जैसे स्टार्स अगर फॉरेस्ट गम्स की कॉपी बना रहे हैं, जिसके बारे में मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन क्या वो लोग पुराना माल परोस रहे हैं? क्या वो ये मान रहे हैं कि हम हिंदी में ऐसी कोई एक रीमेक बना लेंगे और उसके बाद हमारी कहानी चल जाएगी? नहीं, सबसे पहली बात मैं डरा हुआ बिल्कुल नहीं, मैं इनके साथ सहमत हूँ। नहीं, आप नहीं डरे हुए हैं, लेकिन फिल्म वालों के साथ ये मुसीबत है, मैं समझ सकता हूँ। आप लोग बहादुर लोग जो आ जाते हैं। नहीं, अभी अगर मैं कहूंगा तो मैं व्यक्तिगत नहीं कहूंगा, मैं फ्रेटर्निटी की तरफ से ही कहूंगा, क्योंकि मैं परिवार का हिस्सा हूँ, तो मैं परिवार को छोड़कर बात नहीं कर सकता। मैं उसकी एक इकाई हूँ, तो मैं इकाई के तौर पर बात करूंगा। दरअसल कैसा है कि जैसे फौजा जी ने कहा, ये एक्चुअली इसका एक नाम है, जैसे हम कई लोग इंडस्ट्री कहते हैं, कई फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, सबका अपना अपना तरीका है इसको संबोधन का। एक बहुत कॉमन शब्द था पहले, जिसको हम लोग शो बिजनेस कहते हैं। शो बिजनेस में पहला शब्द जो है वो शो है, बिजनेस बाद में। मुझे लगता है बहुत फंडामेंटल जो समझ है इस बात को लेकर, वो कहीं चूक हो रही है कि हम शो तो बाजू में रख दे रहे हैं और सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे हैं कि इसमें इतने पैसे कमाने हैं, इसमें पैसे कमाएगी, और फिर हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। हम शुरू से ही अगर ये बात देखें तो मुझे लगता है कि अगर कहानी में मादा है, कहानी सिंपल है, कहानी आपको रिलेट करती है, दर्शक आपकी कहानी को पसंद करता है, तो कोई नहीं रोक सकता उस फिल्म। पुष्पा दीवार और त्रिशूल की तरह फिर से आई है, पब्लिक उसे पसंद कर रही है। मैं इस बात को मैं नकारता हूँ कि सितारों की चमक चली गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं तो फिर सब घर बैठे होते, यहाँ के स्टार भी और साउथ के स्टार भी। वहाँ चिरंजीवी है, नागार्जुन है, लोग भी काम कर रहे हैं, नया जनरेशन भी काम कर रहा है, लेकिन वो कहानी के दम पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बॉलीवुड कोई खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोया है या ऊँग रहा है, वो फिर से उठ जाएगा। मैं इतने जल्दी मर्सिया नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं इतने जल्दी मर्सिया नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार तक को सोचना पड़ेगा, और अब तो खैर आमिर खान को जो अच्छी फिल्मों को चूज करते हैं, अच्छी कहानियां पसंद करते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, और वो थोक के भाव में कहानियां फिल्म बनाते भी नहीं है। गिरीश हमारे साथ है। ये जो हिसाब किताब का गणित है, इसमें स्टार्स ज्यादा पड़ गए हैं
जिसके चलते वो कहानियों को लेकर या कितना मेगा बजट फिल्म है, क्योंकि हम सारे लोग भी जो ट्रेड वाले लोग हैं या जो फिल्म को रिपोर्ट करते हैं वो भी पूरा फोकस उनका इस बात पर है कि कितना बड़ा बजट है, कितने मेगा स्टार्स हैं, इसके चलते कहानियां धुंधली हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं लोग। नहीं, मुझे लगता है कि जो बड़े स्टार्स हमारे यहाँ जो फिल्में बना रहे हैं वो परिपक्व है, मैच्योर है और जानते हैं बिजनेस क्या और कहानियां क्या। वो कहानियों का चयन जानते हैं। आमिर खान ने जब फॉरेस्ट गम की कॉपी या उसका रीमेक करने की ठानी तो उसके पीछे या 10 या 12 साल जब उन्होंने लगाया तो उसके पीछे कारण था। उनको मालूम था कि उस फिल्म को 6 ऑस्कर्स मिले हैं, 1994 की सबसे सुपरहिट फिल्म है और ऐसे फिल्म की रीच हिंदी में बनाकर बढ़ाई जा सकती थी। इस आशय के साथ उन्होंने फिल्म बनाई, लेकिन हाँ, चूंकि फिल्म नहीं चली है, डिसअपॉइंटिंग फिगर से 12 करोड़ का फिगर अगर पहले दिन का है तो अच्छा फिगर नहीं है, और चूंकि 180 करोड़ की लागत की फिल्म है, ऐसे में ऑब्वियसली कई बार स्टार्स चुप कर जाते हैं। और अक्षय कुमार की एक चौथी फ्लॉप है, रक्षाबंधन भी लोगों को पसंद नहीं आई। तो स्टार्स फिल्में बनाते हैं लेकिन वो बहुत ही पॉजिटिव माइंड से बनाते हैं और वो सिर्फ बिजनेस नहीं देखते, बिजनेस के साथ साथ क्रिएटिविटी, उसके कॉन्सेप्ट को लेकर और उसकी स्टोरी को लेकर भी उतने ही कॉन्शियस होते हैं जितने कि हम आम जनता होती है। बहुत ही केयरफुली वो फिल्में करते हैं। लेकिन ये हो रहा है कि पिछले 5 या 6 महीनों से दौर जरा कम दिखाई दे रहा है। फिल्में नहीं चल पा रही, जर्सी नहीं चली, अतरंगी नहीं चली, अटैक नहीं चली, जयेश भाई जोरदार नहीं चली, कई सारी फिल्में नहीं चली। लेकिन ऐसा दौर आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बॉलीवुड सारी फिल्में खत्म हो रहा है। बस थोड़ा सा दौर है जो चलता है। नहीं अरे नहीं, मैं इतने जल्दी मरसिया नहीं पढ़ सकता हूँ। इस फिल्म इंडस्ट्री को जो है बने हुए बहुत सालों हो चुके हैं, कई दशक के हैं, इसमें सबकी मेहनत है। लेकिन अजय जी, एक और बात है, आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, ये कोई बाइकआउट कल्चर जैसे है कि हम ये फिल्म का बहिष्कार करते हैं। पहले भी होते रहे हैं ऐसे बहिष्कार, लेकिन इस बार उनकी आवाजें ज्यादा हैं। क्या इसका बाजार पर या फिल्म देखने जाने वाले पर कोई असर है? हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि इसका असर पड़ा है, इसकी वजह से घट गया है, तो हम नहीं जानते कि जो बाइकआउट कर रहे हैं वो वैसे भी नहीं देखते हैं फिल्में। सोशल मीडिया पर जो लोग हल्ला हंगामा मचा रहे हैं वे वैसे भी फिल्में नहीं देखते हैं। हाँ, ये कहने की बातें हैं कि बाइकआउट का असर, सीधा असर पड़ा है। हम लोग 2-3 चीजें मिक्स कर देते हैं अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। जब आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री की बात करें, इंडिविजुअल स्टार की बात न करें। जब इंडिविजुअल स्टार की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल स्टार की बात करें, इंडस्ट्री की बात न करें। मैं एज ए होल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो उसमें अगर हम देखें तो इंडस्ट्री बहुत बुरी हालत में नहीं है। फिल्में लगातार बन रही हैं, फिल्में आ रही हैं, फिल्में रिलीज हो रही हैं, इसके बावजूद कि फिल्में उतनी नहीं चल पा रही हैं। और ऐसा भी निराशा का दौर नहीं है कि इन स्टारों को लोग पसंद या नापसंद कर रहे हैं एकदम से। आमिर खान के पीछे जरूर बहिष्कार की राजनीति चली है और उसके ऑब्वियस रीजन है जिसकी वजह से ये हुआ है। आमिर खान ने खुद बचाव का काम किया। इस फिल्म के अंदर भी जब सारे राजनीतिक घटनाओं को वे दिखा रहे हैं तो वो 2002 के गुजरात दंगे को साफ भूल जाते हैं। तो उनकी तरफ से भी बचाव का रास्ता अपनाया जा रहा है। इस फिल्म के अंदर तमाम राजनीतिक घटनाएं हैं 40 सालों की। उन 40 सालों की घटनाओं में 2 ऐसे मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे, जो फिल्म में नहीं दिए गए हैं। एक तो गुजरात का दंगा, दूसरा कश्मीरियों का पलायन, पंडितों का पलायन। ये 2 मुद्दे उन्होंने क्यों छोड़ दिए, इसके पीछे जरूर उनकी कोई मंशा रही होगी, लेकिन बहुत ऑब्वियस है क्यों छोड़ा है। हम समझ सकते हैं कि 2002 के दंगे को अगर वो जिक्र भी करते हैं, बिल्कुल डरते हैं। जो बिल्कुल इंडस्ट्री वाले होते हैं, उनका डर वो लोग टेलीविजन पे आके नहीं बात कर सकते हैं। अजय जी, आप इतना खुल के बोल पा रहे हैं, लेकिन सारे वो, उनके लिए मैं बेचारा शब्द का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि उनको ये बाइकआउट का डर बहुत ज्यादा सताता है, उनको राजनेताओं से खौफ होता है। खैर, लेकिन अमित और फौजिया, आपसे इस पे एक बात और है कि ओटीटी ने नए आयाम खोल दिए हैं। वहां पे आप अच्छी कहानी, सस्ती कहानी भी लेके जाके परोस सकते हैं और लोगों का एंटरटेनमेंट वहां पे हो जाता है। इसलिए आपको ऐसे किसी पृथ्वीराज को देखने नहीं जाना पड़ेगा जो हो सकता है कि आपको मुफीद ना लगता हो। तो जो रियलिटी के करीब वाली, जो हकीकत के करीब वाली सिनेमा है, अमित, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। आपने चूंकि छोटी फिल्मों से शुरुआत भी की थी, रोड टू संगम जैसी फिल्म लेके आए थे, तो ऐसी फिल्म से शुरुआत आपने की तो आपको कहानी की ताकत भी समझ में आती होगी। तो क्या ओटीटी
मध्यम वर्ग को ज्यादा लुभा पा रही है और सिनेमा हॉल उनको कम लुभाते हैं, भले ये मेट्रो की बात कर रहे हो? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, आप जब आप कहीं खेलते हैं, समझे उदाहरण के तौर पे ले लें कि आप स्कूल में बहुत अच्छा खेलते हैं और आप एक छोटे शहर में रह रहे हैं और वहां ऐसी स्पर्धा नहीं और वहां आप बहुत अच्छा खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप 70-80 रन मार लेते हैं और फिर आपको एक दिन उठा के लाके वो राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलने के लिए बिठा दिया जाए तो आपको पता चलता है कि आप किस पानी में खड़े। OTT आने के बाद हुआ ये है कि जिस फिल्मों के साथ हमारी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, हम वो नहीं देख पाते थे, आज आप पूरी दुनिया का सिनेमा अपने फिंगर टिप पे देख सकते हैं। रोमा जैसी फिल्म जिसको ऑस्कर मिलता है वो उसी सेकंड आप देख सकते हैं। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्म जो पहले आने को साल लग जाते थे, आप डाउनलोड करके या पायरेसी करके देखते थे, अब सारा का सारा कंटेंट, वो लोकल कंटेंट हो, इंटरनेशनल कंटेंट हो, वो आपके टीवी पर मौजूद है। अब स्पर्धा बहुत बड़ी है। फिल्में न चलने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आपका दर्शक वर्ग, उसके पास वो देखने को है जो क्वालिटी सिनेमा है, क्वालिटी कंटेंट है। वो जब ये फिल्म देखता है तो उसको लगता है यार हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लोग यार। बाहुबली के चलने का सबसे बड़ा कारण ये था कि इससे पहले हमने इतने बड़े स्केल पर कुछ देखा नहीं, लेकिन फिर जब बाहुबली को आप कंपेयर करेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स से तो आपको लगेगा गेम ऑफ थ्रोन्स का स्केल बहुत बड़ा है। वो स्पर्धा की बात है जो आपको ग्रो करने के लिए जगह देती है। लेकिन फिर मैं बेसिक मुद्दे पे आता हूँ, लेकिन सबकी आंतरिक गाभे में, मतलब फंडामेंटली आपकी कहानी होल्ड करेगी। जिस पर आप स्टील का डोम खड़ा करना चाहते हैं वो स्ट्रॉ नहीं हो सकता, वो पिलर बहुत मजबूत होना चाहिए और वो कहानी के मादे पे ही होगी। हम इतने दिनों से जो प्रोजेक्ट की बात अभी भी वो कर रही थी, ठीक है, हमने उसको छोड़कर बाकी सब पे ध्यान रखा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर हमको इस स्तर पे खड़ा होना गाना तो हमें फिर से रूट से जाके कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। फौजिया जी, आपने जिस सवाल की जिसकी शुरुआत की थी, मैं उसी पे दोबारा लेके आ रहा हूँ कि पहले फिल्में जैसे B.R. चोपड़ा साहब फिल्में बनाते थे, अजय जी को भी याद होंगे या बहुत सारे और भी लोगों को याद होंगे कि जो फिल्म प्रोड्यूसर होते थे उनके पास कहानीकारों की उनकी खुद की भी एक समझ होती थी। वो मैं नहीं कह रहा हूं मैं दोबारा कि MBA करना बुरी बात है, MBA करी अच्छी बात होती है, लेकिन उनका रुझान व्यापार की तरफ है और कहानी की समझ अपनी तरफ से अलग से आती है। तो जैसे जैसे कहते हैं ग्रीन स्क्रिप्ट, जैसे कई बार लोग कहते थे कि भाई वो समझ सकते हैं, तो जैसे B.R. चोपड़ा साहब समझ सकते थे, इसलिए वो अच्छी फिल्में बना भी लेते थे। कहानी उनके पास कोई कहानी लाता होगा तो वो अच्छी समझ रखते होंगे, फिर वो उसमें पैसा डालते थे तो उनका पैसा समझ में भी आता था कि भाई वहां पे फ्लॉप और अच्छी बात होना किस्मत की भी बात हो सकती है। तो क्या यहाँ पर जोर OTT हो, चाहे दूसरे बड़े ग्रुप्स हों, चाहे बड़े समूह हों, वहां पे इन लोगों का ज्यादा है जो कहानी के बैकग्राउंड से कमा रहे हैं या बॉलीवुड के उस फ्रेटर्निटी से कमा रहे हैं जहां पर फिल्मों के निर्माण में वो जुड़े हों? आपने जो कहा उसका जवाब मैं दूसरे तरीके से देती हूँ, सीधा ना देके। देखिए, एक प्रोड्यूसर और एक जो डायरेक्टर होता है, खास तौर से डायरेक्टर, पहले फिल्में डायरेक्टर बनाता था, एक्टर उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता था, एक जरिया, एक सोर्स। आज की डेट में एक्टर्स डिसाइड करते हैं कि स्टोरी कौन सी होगी। तो काम ही उल्टा हो रहा है, जिसका जो काम है वो ये करे। अब आमिर खान को अगर कहानी की इतनी समझ है तो उन्होंने ये फॉरेस्ट गंप का रीमेक क्यों कर लिया? ये तो मुझे भी समझ में आता है कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो चीज 10 बार हम लोग OTT पे देख रहे हैं उसमें हम आमिर खान को अच्छा, फिर एक्टर और स्टार में बड़ा फर्क है। एक्टर कोई भी एक्टर हो सकता है, स्टार होना बड़ा मुश्किल का काम है, और आप स्टारडम तक पहुंचते हैं तो लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक्सपेक्टेशंस के ऊपर आप खरे नहीं उतरते, तो आपको वही काम करना चाहिए। जैसे अभी अमित जी ने कहा और गिरीश जी ने भी कहा कि ये साउथ की फिल्म जो अभी आई थी, मैं नाम भूल गई, वो बहुत सुपरहिट हुई, जो कि OTT पर भी आई 5 जबानों में। ठीक है, RRR है और अर्जुन नल्लू की फिल्म, हाँ, अर्जुन नल्लू की जो फिल्म थी जी, वो क्यों चली? क्योंकि वो हिंदुस्तान की जज्बात से सिंक है। मतलब हम लोग वही लोग हैं, हम लोग फेरी टेल्स में ही जीते हैं कि एक हीरो है, एक हीरोइन है और एक मुद्दा है और एक विलन है और फिर आखिरकार एक जीत होती है। आप देखिए साउथ की पूरी फिल्में वही हैं, उनमें सोशल इश्यूज हैं। हमारे यहाँ सोशल इश्यूज पे कोई बात नहीं होती। हम लोग कहाँ तक कॉपी करेंगे?
देखिए आप चाहे आई एम क्रिटिसाइजिंग कि चाहे ओटीटी हो, आप देखिएगा जिस तरह से ये डाउनफॉल हिंदी सिनेमा घरों में आया है, वही डाउनफॉल आपको इन ओटीटीज पे नजर आएगा। आप नेटफ्लिक्स का आंकड़ा उठा के देखिए, नेटफ्लिक्स ने अपने आप को बदला और अपनी पॉलिसीज को बदला कि हम कहाँ गलती पे हैं, क्योंकि उनका सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रहा था। देवर ऑन द लास्ट स्टेज, मतलब बिल्कुल लास्ट उनका उस पे था। या सो इट मीन्स कि हमको हर जगह टटोलने की जरूरत है कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, और गलती जो मेरी समझ से हो रही है वो यही हो रही है कि जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा। हमारी फिल्मों से म्यूजिक गायब है। हमारी म्यूजिक हमारा एक बहुत अहम हिस्सा है, और हम लोग म्यूजिक भी नहीं बना रहे, और जो म्यूजिक बन रहा है वो अजय जी, और ठीक है अजय जी, एक जो सवाल है वो ये कि इन तमाम चीज़ों से पैदा हुआ है, वो ये कि मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि कहानियां जैसे कि पृथ्वीराज, मैं किसी कहानी का नाम इसलिए ले रहा हूँ, ये संयोगवश है, मतलब मैं उनमें से किसी स्टार को जानता नहीं हूँ और किसी इस फिल्म के निर्माण से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन संयोगवश नाम ले रहा हूँ कि कैसे पृथ्वीराज या दूसरी और कोई फिल्म। तो क्या ये हम ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो फिल्में दर्शक को पच नहीं रही हैं, या फिर वो उसे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नयापन नहीं है, क्योंकि कुछ तो कमी रह रही होगी जिसकी वजह से चल नहीं रही है। भाषाई जो फिल्में हैं वो अच्छा कारोबार कर रही हैं, वहां पर अच्छे डायरेक्टर्स आ रहे हैं, अच्छी कहानियां आ रही हैं, तो हिंदी फिल्मों में ऐसी कमी कुछ दिखाई दे रही है आपको, या फिर आपको लग रहा है एक छोटा सा दौर है निकल जाएगा? देखिए अभिषेक, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि हिंदी में कहानियां अच्छी नहीं आ पा रही हैं, लेकिन मैं यहाँ फिर से दोहराना चाहूंगा कि साउथ की जो फिल्में चली हैं उन सब की कहानियां बहुत ही रूढ़िवादी किस्म की हैं और बहुत ही पिछड़ी हुई कहानियां हैं जो हम 40 साल पहले बना चुके हैं। बिल्कुल, अमिताभ बच्चन वैसी बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं। तो वो सारा काम हम खत्म कर चुके हैं। हाँ, जस्ट मिनट, सॉरी। हाँ, तो 40 साल पहले हम वो सारी फिल्में बना चुके हैं। अब जो फिल्में बन रही हैं वो फिल्में हमारी नए विषयों पे बन रही हैं। इन विषयों को आज हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपने सम्राट पृथ्वीराज का नाम लिया। सम्राट पृथ्वीराज के विफल होने के कई सारे कारण हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण उस फिल्म का एक्टर अक्षय कुमार है, जो कहीं से भी राजा, उस उम्र का राजा, उस विरोचित शौर्य वाला राजा ही नहीं लगता है। तो कारण दूसरे, कहानी पर दोष मत दीजिए। वही ठीक है। नहीं, ये बात दरअसल बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अक्षय कुमार जब सम्राट बनने के लिए, पृथ्वीराज बनने के लिए आएंगे तो लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं। गिरीश वानखेड़े जी के क्या अक्षय कुमार बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? ठीक है, मैं उनका नाम ले रहा हूं, लेकिन क्या हमारे सितारे, पहले एक बार हम लोगों ने उनको स्टीरियो कास्ट भी कर रखा है कि वो ऐसे में फिट बैठते हैं, ऐसे में फिट नहीं बैठते, और जिसकी वजह से वो पिट भी रहे हैं। उनके लिए बेचारा बोल सकते हैं हम उनको। लेकिन हाँ, आपने सही कहा, वो एक्सेप्टेबल नहीं थे पृथ्वीराज के कैरेक्टर में अक्षय कुमार। और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लेकिन उन एक्सपेरिमेंट्स को लोग एक्सेप्ट करते हैं। आमिर खान करते हैं एक्सेप्ट, लेकिन अक्षय कुमार अपनी इमेज में इतने कैद हैं कि नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं लोग। अब आमिर खान से उम्मीद थी कि लाल सिंह चड्ढा वो बने हैं तो लाल सिंह चड्ढा को एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन पूरी फिल्म में वो लाल सिंह चड्ढा नहीं लगते, वो आमिर खान ही लगते हैं। तो कई बार वो भी चुप कर जाते हैं। बड़े स्टार्स भी कोशिश तो करते हैं कि वो उस कैरेक्टर में गुम हो जाए, उसको उसकी तरीके से निभाएं, लेकिन अक्षय कुमार अपनी इमेज में कैद है। वैसे ही शाहरुख खान है, आमिर खान है, सलमान खान है, इसलिए ये कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। ठीक है। अब जब हम साउथ की फिल्में कहते हैं जहां पर बड़े एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, लेकिन वो भी हमारी 70s की जो विश्वनाथ या कालीचरण है या त्रिशूल है या दीवार है, उसी का नया रूप है। इसलिए वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं। ठीक है। और एक सवाल जो कि शायद अमित जी के करीब, दिल के करीब हो, अमित राय के, वो ये कि हम लोगों ने बहुत प्रेशर बना दिया है जो निर्देशक हैं उनके ऊपर, जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने, कि साहब जो बजट है वो दरअसल इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि ये दबाव है, और ये दबाव सबके ऊपर है। मार्केटिंग का दबाव हो सकता है, ये उस कॉरपोरेट समूह का दबाव हो सकता है। तो क्या ये लाल सिंह चड्ढा हो सकता है, हम लोग अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट ना होती तो हो सकता है ये मुनाफे वाली अच्छी फिल्म दिखाई देती, या दूसरी फिल्में भी।
तो क्या अमित आपको लगता है कि ये दबाव, बजट, इतने बड़े बड़े बजट का दबाव बहुत ज्यादा महसूस करते हैं निर्देशक हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, वो सारे लोग? देखिए, जहाँ पैसा होता है वहां जिम्मेदारी आएगी ही आएगी, क्योंकि किसी ने अपना हार्ड एंड मनी उसमें डाला है और उसमें बिजनेस करके डाला है। देखिए, अगर ऐसा होता तो वो लोग ये सोचते कि हम नाटक कर लेंगे, जो शो लग जाएंगे और पब्लिक आके देखेगी, उसके नाटकों में इतना पैसा नहीं लगेगा। ये एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव बिजनेस है, लेकिन बिजनेस होने के साथ साथ पहले ये भी ध्यान देना होता है कि कहानी कितना डिमांड कर रही है। अगर आप लाल सिंह चड्ढा का एग्जाम्पल दे रहे हो, तो अगर ये फिल्म आपने बनानी तो आपको पता है कि आपने राइट पैरामाउंट से ले ले, वो राह चलते नहीं बैठे हैं वो लोग, वो बड़े प्लेयर्स हैं, वो वैसा ही डिमांड करेंगे। आप अगर वहां से राइट खरीदेंगे तो उसका एक खर्चा है। आप जब उस फिल्म को इतने बड़े पैमाने पे बनाने की सोच रहे हैं तो वो फिल्म का स्केल बहुत बड़ा है, आपने पूरे भारत भर शूटिंग करनी है, तो उसका खर्चा उतना आएगा। तो ऑफकोर्स ये भी है कि आप जो फिल्म बनाने जा रहे हैं उसका लोडिंग कितनी है। अगर उसकी लोडिंग इतनी ज्यादा है कि वो रिकवर ही नहीं कर पाएगी तो वो हमेशा नुकसान का ही धंधा होगा, भले फिल्म कितनी अच्छी है, लेकिन अगर वो लोडिंग इतनी होगी उस पर तो वो पैसा रिकवर नहीं कर पाएगी। आप इसका बेहतरीन एग्जाम्पल देख लीजिए कश्मीर फाइल। कश्मीर फाइल एक कंसोलिडेटेड बजट पे बनाई गई फिल्म है। अब अगर फिल्म का सक्सेस हो गया है तो हम उसकी बात कर सकते हैं कि आपने पैसा लगाया है 2 रुपया, आपने कंटेंट पे भी विश्वास रखा है, आपने एक्टर्स पे भी विश्वास रखा है, और जो आप बात कह रहे हैं उसको कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं, आप उसमें विश्वास कर रहे हैं, आप उस बात को परोसते हैं, जनता अपने उसको समाचार दिखाती है और वो 250 करोड़ के ऊपर का धंधा करती है। कोई ऐसा बिजनेस जहां आपने 2 करोड़ लगाया हो या 10 करोड़ लगाया हो और उसका रिटर्न 250 करोड़ हो, तो वो आपको बोनस के रूप में इतना सारा पैसा दे रहा है जिससे आप दूसरी फिल्म बना सकते हैं। लेकिन अगर यही फिल्म अगर 180 करोड़ की होती तो वो फायदेजनक धंधा नहीं होता कि आपने 180 करोड़ लगाया, आपने 200 करोड़ कमाए हैं, तो उसका इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट पकड़ के भी उसमें आपको मुनाफा नहीं होगा। लेकिन कश्मीर फाइल का मुनाफा इसलिए बड़ा है कि वो पैसे जितने लागत में बननी थी उतनी लागत में बनी, और उसका जो रिटर्न है वो आपके पॉक्स में जो बोनस के रूप में है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो अभी ये भी जरूरत हो गई है कि फिल्में जो आप बना रहे हैं पहले तो ये तय करना होगा कि जो फिल्म बना रहे हैं उसका बजट क्या है और किस स्केल तक जाएंगे आप। अब पृथ्वीराज के लिए आपको स्केल बड़ा करना ही पड़ेगा, आपको शमशेरा के लिए स्केल बड़ा करना ही पड़ेगा, तो फिर इसके लिए आप एक्टर भी बढ़ा लेते हैं। अब ये सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम जिस फिल्म पर लोड डाल रहे हैं वो एक्टर कितना लोड डाल रहा है, कहानी कितना लोड डाल रही है। पता चले आप 5 करोड़ रुपए एक्टर को दे रहे हैं और 50 लाख रुपए राइटर को दे रहे हैं, तो वो बोलेगा मैं क्यों करूँ इतनी मेहनत यार, जब मेरे को इतना काम, इसका मुआवजा ही इतना देना है। नहीं तो राइटर तो जिससे मतलब यहाँ पे आप चारों मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि राइटर्स को कितने पैसे मिलते हैं। वो बेचारों से भी ज्यादा बेचारे होते हैं, वो लाचार और बेचारे दोनों होते हैं। आज की स्थिति में कुछ स्थितियां बदली हो, क्योंकि आप अभी भी इंसाफ बजट के हिसाब से नहीं हो रहा है अमित, मुझे लगता है राइटर्स के साथ। तो फिर अगर आप माँ के साथ ऐसा व्यवहार रखेंगे तो माँ भी ये तय करके रखेगी घर में किसको किसका पैसा खाना मिलेगा, तो जिससे आधार है सब कुछ वहाँ। इससे क्या इन्वेस्ट किसने करना है वो आपने अजय जी, क्या आप कहानी में इन्वेस्ट करेंगे? जी 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 आखिरी बात फौजिया जी आपसे कि क्या हम ये माने कि बिल्कुल लोगों को कहानी में निवेश करते हैं। अजय जी हमारे साथ जुड़ गए। आखिरी बात अजय जी आपकी, आप चूंकि लंबे अरसे से, हम जितने भी लोग हैं उन सबसे ज्यादा अरसे से देख रहे हैं बॉलीवुड को या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, क्या हम ये माने कि ये जो एक दौर था जुए वाला दौर, कि लोग फिल्म जो बनाते थे वो जुआ समझ के बनाते थे, अब चूंकि हमारे पास ट्रेड के पंडित हैं, हम सारे कॉर्पोरेटाइज हुआ है जो कि अच्छी बात है, उसके बाद हम शायद इस वजह से इन कहानियों पर, इनके पिटने पर या इनके सक्सेस पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अब हम लोग एक ढांचे में आ चुके हैं। तो शायद ये वजह ज्यादा है कि हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, वरना तो फिल्म तो पहले जुआ थी। नहीं, फिल्म तो देखिए कोई भी कारोबार जो होता है वो जुआ ही है एक तरीके से, क्योंकि जब दर्शकों के बीच जाएगा, जब ग्राहकों के बीच जाएगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, जैसा आपने सोचा है, जिस टारगेट ऑडियंस के लिए आपने सोचा हुआ है। हिंदी फिल्में निश्चित रूप से आज जिस स्थिति में फंसी हुई हैं, मैं कहूँगा ये भंवर है, इस भंवर से निकलने में इनको समय लग रहा है और ये यकीनन निकल आएंगी। और भंवर में फंसे रहने की अपनी कमजोरियां हैं, अपनी दिक्कतें हैं और कुछ आंतरिक गड़बड़ियां भी हैं, जिसमें आपने सही उठाया बजट का मामला। स्टार यहाँ के ओवर बजटेड हैं, जो थोड़ा कम हो जाए
लेकिन लागत जो है, एक्चुअल लागत, वो तो देना ही पड़ेगा आपको। तो ये बहुत सारी चीजों को संतुलित करने की जरूरत है, जरूर निश्चित रूप से रिवाइज करने की जरूरत है, इसको पार्ट को रिवाइज करने की जरूरत है कि हम क्यों कहाँ असफल हो रहे हैं। दर्शक तैयार है, अगर आप जैसे ही कंटेंट लेकर आएंगे, जैसे ही आप अच्छी चीज लेके आएंगे, वे जरूर टूट पड़ेंगे फिर से। दूसरा ये हुआ है कि हिंदी के दर्शक थोड़े से मुतमईन हो गए हैं, वे सिनेमा घरों में कम जा रहे हैं। जो साउथ की फिल्मों का बिजनेस हुआ है, उनका बड़ा बिजनेस दक्षिण से ही होता है, हिंदी से बहुत थोड़ा बिजनेस होता है। अगर 1200 करोड़ हो रहा है तो 200 करोड़ भारत से हो रहा है। और ये बात बिल्कुल बिल्कुल, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में कई जगहों पर ढांचागत सुविधाएं ज्यादा हैं सिनेमा के लिए, सिनेमा हॉल के हिसाब से, और तरक्की पसंद इलाके भी हैं, यानी कि वहां पर उनकी जीडीपी ज्यादा अच्छी है, कर्नाटक की जीडीपी हो या बाकी के। तो आप इस जीडीपी की तुलना बिहार की जीडीपी से करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम गलती कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े। अमित आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। गिरीश, फौजिया, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो खबरों का सिलसिला जारी है और बिहार की राजनीति पर भी बात होगी कि किस तरीके से जंगल राज फिर से आ रहा है, इस बात को उठा रही है बीजेपी। ब्रेक के बाद। रेवड़ी कल्चर क्या है आखिरकार, इसको लेकर घमासान मचा हुआ है बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में। बीजेपी के खिलाफ मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि बीजेपी दोस्तवादी मॉडल चला रही है जिसमें अपने अपनों को रेवड़ियां बांटती है। आम जनता के लिए चलने वाली जन कल्याणकारी स्कीम्स को लेके उनको फ्री की रेवड़ी कह के आज उनका मजाक बनाने का एक नई राजनीति देखने को आ रही है। पूरे की पूरे देश की गवर्नेंस में अब दो मॉडल सामने आए हैं। एक मॉडल है जिसमें सत्ता में बैठे लोग अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को मदद पहुंचाते हैं, उनको हर तरह की मदद करते हैं, वो दोस्तवाद का मॉडल है। दोस्तवादियों के मॉडल में सत्ता में बैठे हुए लोगों के टैक्स माफ होते हैं, उनके लोन माफ होते हैं, लाखों करोड़ के लोन माफ होते हैं, और फिर कहा जाता है डेवलपमेंट है, फिर कहा जाता है ये तो विकास के लिए किया जा रहा है देश के। दूसरा मॉडल है कि जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल लोगों को अच्छे स्कूल, अच्छे सरकारी स्कूल देने में किया जा रहा है, लोगों को अच्छे सरकारी हॉस्पिटल, वहां पे अच्छी दवाइयां, वहां पे उनके टेस्ट के लिए किया जा रहा है, उनको बिजली, सस्ती बिजली, मुफ्त बिजली देने के लिए किया जा रहा है, तरह तरह की सुविधाएं देने के लिए किया जा रहा है। सरकारी टैक्स के पैसे से लोगों को तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। सरकारी टैक्स के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से महिलाओं को कहा जा रहा है कि आप बसों में चलें और फ्री चलें, बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है। ये सब जनता के टैक्स के पैसे से हो रहा है। तो दो तरह के मॉडल हैं। एक तरफ जनता के टैक्स के पैसे को दोस्तों के हजारों लाखों करोड़ों के लोन माफ करने पे, उनके टैक्स माफ करने पे खर्च किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जनता के टैक्स के पैसे को करोड़ों लोगों के वेलफेयर पे खर्च किया जा रहा है। ये साफ साफ दोनों मॉडल पे आ गई ये बात। तो पहले मॉडल में हमने देखा, दोस्तवाद मॉडल में, कि कैसे सत्ता में बैठे लोगों ने अपने दोस्तों के, अपने करीबियों के 5 लाख करोड़ के तो उनको टैक्स माफ कर दिए और 10 लाख करोड़ के उनके लोन माफ कर दिए। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों के दोस्तों के हुए, आम जनता को नहीं मिला इससे। आम जनता को इससे कुछ नहीं मिला। इस वाले मॉडल में, दोस्तवाद वाले मॉडल में आम जनता के ऊपर क्या बीतती है, थोड़ा उसको भी देख लें। और मैं उम्मीद करूंगा कि देश की वित्त मंत्री इस ओर भी ध्यान देंगी कि आज देश में अगर कोई किसान अपनी किस्त ना चुका पाए लोन की, तो दोस्तवादी मॉडल की सरकार और उनके समर्थक जाके उस किसान की जमीन छीन लेते हैं, उसकी कुर्की कर देते हैं, उसका घर कुर्की कर देते हैं। अगर किसी किसान ने एक गाय खरीदने के लिए लोन लिया, कोई खेती करने के लिए लोन लिया और वो उसकी एक किस्त ना चुका पाए, उसकी कुर्की कर देते हैं, उसकी जमीन कब्जा लेते हैं।
ये है इनका दोस्तवादी मॉडल। दोस्तों के 5 लाख करोड़ के टैक्स माफ, दोस्तों के 10 लाख करोड़ के लोन माफ, लेकिन एक किसान की किस्त माफ नहीं करते इस दोस्तवादी मॉडल में ये लोग। इस दोस्तवादी मॉडल का एक और पहलू है कि ये लोग देश के बच्चों को सरकारी फ्री शिक्षा में यकीन नहीं करते। बात भले ही कितनी करते रहें, लेकिन इनका मॉडल है जमीन पे जो उतरा हुआ है, सरकारी स्कूलों को इतना बर्बाद कर दो, सरकारी स्कूलों को इतना घटिया बना दो कि उसके बाद सारे लोगों को अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पड़े, वो भी इनके दोस्तों को ही होते हैं। और फिर प्राइवेट स्कूल का बच्चा अपने 1 महीने की फीस ना दे पाए तो बच्चा कितना ही होनहार हो, बच्चे का भविष्य कितना ही उज्जवल हो। लेकिन दोस्तवादी मॉडल का नतीजा है कि अगर एक बच्चा अपने 1 महीने की फीस ना दे पाए तो उसको स्कूल से बाहर निकाल देंगे, वो कितना ही गिड़गिड़ाता रहे, माँ बाप गिड़गिड़ाते रह जाते हैं, बच्चा गिड़गिड़ाता रह जाता है, उसका कैरियर बर्बाद होता है। ये दोस्तवादी मॉडल है जिसमें किसी बच्चे के पिता अगर बच्चे की 1 महीने की फीस स्कूल की नहीं दे पाते तो उसकी पढ़ाई का चौपट कर दी जाती है, उसके लिए स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तवादी मॉडल में क्योंकि ये सरकारी स्कूलों पे काम नहीं करते, इसलिए लोग प्राइवेट स्कूलों में मजबूर हैं। दोस्तवादी मॉडल में ये सरकारी अस्पतालों पे, सरकारी अस्पताल बनवाने में, सरकारी अस्पतालों में फ्री दवाई देने में, सरकारी अस्पतालों में फ्री टेस्ट करने में, फ्री कंसल्टेंसी में, इसमें यकीन नहीं करते। बोलते हैं तो फ्री की रेवड़ी हो जाएगी अगर लोगों को फ्री की दवाइयां बांटने लगी तो। दोस्तों को फ्री के लोन माफ, दोस्तों के फ्री के टैक्स माफ, लेकिन एक आम आदमी का जो मेहनत करके टैक्स दे रहा है उसके टैक्स के पैसे से दवाइयां नहीं मिलनी चाहिए, बोलेंगे ये तो फ्री की रेवड़ी हो जाएगी। इसलिए इन्होंने सरकारी अस्पताल बर्बाद करके रखे और महंगे महंगे प्राइवेट अस्पतालों पे लोगों को मजबूर किया। और इनके दोस्तवादी मॉडल में, परिवारवादी मॉडल में, आज एक आम आदमी अगर अपने परिवार के किसी आदमी को हॉस्पिटल ले जाता है और ईश्वर ना करे अगर किसी की डेथ हो जाती है, डेड बॉडी नहीं मिलती उसकी, जब तक वो 2,50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख का, जितने का 5 लाख का बिल है। ये इनका दोस्तवादी मॉडल है कि दोस्तों के 5 लाख करोड़ माफ कर दो लोन में, टैक्स में, दोस्तों के 10 लाख करोड़ माफ कर दो, वो उसमें रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी इस बात में कि एक आदमी को अच्छा अस्पताल, अच्छा सिस्टम दे दो, उसमें इनको प्रॉब्लम है। और बात सवाल इंडिया में उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बात, जिन्होंने बुधवार को कहा था हल्द्वानी में एक बयान में कि जिसके घर पर तिरंगा नहीं है, जो कि घर घर तिरंगा अभियान चला रही है केंद्र की सरकार, उसमें जिस घर पर तिरंगा नहीं है उस पर सवाल उठने चाहिए। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। अब उन्होंने सफाई दी है। शक की नजर से नहीं कहा, मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? इस तिरंगे को हाथ में लेकर लोगों ने फांसी की तख्ती पे लटके हैं। ये तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव में बहुत राष्ट्रवाद का प्रतीक है। हम आह्वान कर रहे हैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति से, हर नागरिक से, पत्रकार बंधुओं से, स्कूल के छात्रों से, सबसे मेरा निवेदन है हर घर में तिरंगे का आह्वान होना चाहिए। जम्मू कश्मीर से एक बार फिर दुखद खबर है। वहां पर टारगेट किलिंग की गई है मजदूर की। प्रवासी मजदूर हैं, बांदीपुरा के में थे, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रवासी मजदूर बिहार के मधुपुरा के रहने वाले थे। एक हफ्ते में प्रवासी मजदूरों पर हमले की ये दूसरी घटना है। आप सबको पता है कि किस तरीके से पिछले कुछ अरसे से लगातार मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। जो मजदूर भाई या काम करने वाले लोग कश्मीर जाते हैं 2 वक्त की रोटी की तलाश में, उनको आतंकवादी निशाना बना रहे हैं।